हम क्रेयॉन क्लब के बैक स्टेज पर थे और स्टेज पर जाने से पहले मेरे पास 3 मिनट बचे थे। मुदित, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और क्लब का मालिक, अविचलित रहा। उसका दुबला पतला शरीर उसके मजबूत अधिकारपूर्ण स्वर को झुठला रहा था। नहीं साकेत, मेरी बात सुनो, तुम स्टेज पर चलो। अभी, उसने कहा। भाई सुनो, मैंने कहा। मेरे शरीर के हर रोम से पसीना छूट रहा था। जाओ, मुदित ने मेरी बात काटते हुए और स्टेज की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं स्तब्ध रह गया। तुमने मुझे लाखों बार कहा है कि यह तुम्हारा जुनून है, तुमने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुदित ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, अभी भी हिलने में असमर्थ। चलो साकेत, तुम लगभग 6 फीट लंबे हो, इन बाइसेप्स और इन एब्स को देखो, और तुमको चुटकुले सुनाने से डर रहे हो। हमारा अगला कार्यक्रम देवियों और सज्जनों। मैंने स्टेज से मेजबान की आवाज सुनी। वह 33 साल के हैं। इसका मतलब है कि सामान्य दुनिया में वह अधेड़ उम्र के हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन की दुनिया में वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं। तो आइए हम सब आज के अपने सबसे नए और सबसे बुजुर्ग कॉमेडियन साकेत खुराना के लिए तालियों की एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ अपना सम्मान व्यक्त करें। मैंने मन ही मन प्रार्थना की और धीरे धीरे मंच की ओर दौड़ा। क्रेयॉन क्लब में एक छोटा अंतरंग सभागार है जो मेरे जैसे शो के लिए कॉलेज के लेक्चर हॉल से बड़ा नहीं है। लगभग 70 लोगों की नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने गहरी सांस ली। चलो साकेत, तुम कर सकते हो। नमस्ते मुंबई। मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। कोई जवाब नहीं। एक भयानक सन्नाटा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए मौत के बराबर। मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो। क्लब के मालिक ने कहा कि उन्हें अब किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ स्टेज पर शॉट ले सकता हूँ। कमरे में कुछ हंसी की आवाजें आईं। ठीक है, बुरा नहीं है, जारी रखें। तुम्हें पता है, स्टेज की बात करें तो मैं स्कूल में वह लड़का था जिसे स्कूल के नाटकों में हमेशा एक ही भूमिका के लिए चुना जाता था, भीम। कुछ हंसी। अच्छा, जारी रखें। क्या तुम लोगों ने कभी स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया है? दर्शकों में से कुछ ने सिर हिलाया। हमारे स्कूलों में हर साल केवल 2 या 3 नाटक ही खेले जाते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस जैसा नाटक होता है। हमेशा एक निश्चित गांधी जी होता है, वही बेचारा बच्चा जिसे हर साल चुना जाता है। कोई दुबला पतला और कमजोर सा, सिर पर गंजा वेग बांधे। उसे झुककर चलना पड़ता है और साल दर साल वही संवाद दोहराने पड़ते हैं। अहिंसा सबसे अच्छा रास्ता है, अहिंसा ही सही रास्ता है। ये सब अद्भुत है। भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है और ये सब मंच पर हो रहा है। लेकिन भाई, हिरण के पीछे कोलाहल है। एक शिक्षिका पागल हो रही है, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। वह सभी बच्चों के साथ समन्वय करने और मंच पर उनके प्रवेश का समय तय करने की कोशिश कर रही है। वह चिल्ला रही है। मुझे याद है कि हमारी नाट्य शिक्षिका श्रीमती दत्ता चिल्ला रही थी, ओए गांधी जी कहाँ हैं? बाथरूम, ये समय है बाथरूम जाने का। दर्शकों में हंसी। उफ, गांधी जी आते हैं। कक्षा 3B का छात्र मनीष वर्मा एक धोती को संभालते हुए, जिसे पहनने में वह स्पष्ट रूप से सहज नहीं है। श्रीमती दत्ता उसका कान खींचती है, उसे थप्पड़ मारती है। तुम कहाँ गायब हो गए थे? अब मंच पर जाओ, वरना तुम्हें एक और थप्पड़ पड़ेगा। मिसेस दत्ता पर्दे के पीछे से चिल्लाती है, अरे जल्दी से अपनी कमीज के बटन लगाओ और टोपी पहनो और जाओ। और बस, दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देने वाला मेरा पहला पल। स्वीकार करो साकेत, दूसरा नाटक जो हम अक्सर करते थे वह महाभारत था। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हर कक्षा में एक विशालकाय बच्चा होता है। मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा और अपनी टी-शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स किया। एक और सिर्फ एक ही किरदार के लिए कौन सही है? भीम। वो मैं हूं दोस्तों, मैं भीम हूं। हाँ, कुछ ठहाके बाकियों से ज्यादा जोरदार थे। तुम तो इस बैच को जानते ही हो भीम। कद काठी और वजन में वो सबसे अलग है, बड़ा और इस रोल के लिए बना है। चाहे वो कितना भी संवेदनशील हो, कितना भी मजाकिया हो या कितना भी गहरा और भावुक हो, किसी को उसकी एक्टिंग स्किल्स की परवाह नहीं है। साकेत, तुम किसी भी नाटक में भाग ले सकते हो, बशर्ते तुम भीम की भूमिका निभाओ। मैंने विरोध किया, मैं चिल्लाया, मैं लड़ा।
लेकिन सभी भीमों की तरह जब परेशान होते हैं, मुझे यह सार्वभौमिक पंक्ति दी गई, शांत गदाधारी भीम शांत। दर्शक फिर से हंस पड़े। अब मुझ में गति आ गई थी। मैंने कार्यक्रम बदल दिए। आप लोग फ्लाइट लेते हैं, है ना? दर्शकों में से कई ने सिर हिलाया और हाँ कहा। कौन सी क्लास, बिजनेस या इकोनॉमी? मैंने कहा इकोनॉमी। अधिकांश दर्शकों ने एक साथ कहा बिजनेस। पहली पंक्ति में कहीं से एक महिला की आवाज आई, वाह, यहाँ पर यह अमीर राजकुमारी कौन है? मैंने कहा। मेरी आंखें उसे मंद रोशनी में खोज रही थीं। दर्शकों की हंसी। वह सामने की पंक्ति में बाईं ओर से चौथी सीट पर बैठी थी। 20 के दशक की शुरुआत में एक युवा, आकर्षक महिला, लंबे बाल, दमकता हुआ रंग और गहरी भूरी आंखें। क्लास। कभी कभी उसने कहा, तो फिर तुम राजकुमारी हो? मुझे अंदाजा लगाने दो, पापा की राजकुमारी, पापा की परी। उसके अलावा सब हंस पड़े। वह नाराज दिखी। नहीं, मैं काम के लिए बिजनेस क्लास में सफर करती हूँ, उसने अपने बालों की एक लट कान के पीछे करते हुए कहा। ओह, काम। अच्छा, यहाँ किसी के पास असली नौकरी है। तुम क्या काम करती हो युवती? मैं प्राइवेट इक्विटी में हूँ, उसने कहा। प्रशंसा की सामूहिक आहें। क्या? मैं हंसा। मैं पहले प्राइवेट इक्विटी में काम करता था। प्राइवेट इक्विटी वालों से मिलने से बचने के लिए मैं कॉमेडी करने भाग गया था। और लीजिए, हम शुरू करते हैं। भीड़ से हंसी की मीठी आवाज। उसने कंधे उचकाए और आधी मुस्कुराई। मैं पूरे दर्शकों से बात करने के लिए मुड़ा। कुछ खास लोगों को छोड़कर हम सब इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं, है ना? हाँ, मैं भी करता हूँ। मैं एक घटिया कमीना हूँ। साथ ही मेरी जल्द ही होने वाली पूर्व पत्नी ने मुझे दिवालिया कर दिया है, इसलिए मेरे पास पसंद। दर्शकों में ठहाके गूंजते हैं। अजीब बात है, अगर आप इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं तो आपको अपनी सीट तक पहुंचने से पहले बिजनेस क्लास, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास से भी गुजरना पड़ता है। और जब आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि यह कितना बुरा है, क्योंकि आप पूरी तरह से रिक्लाइनिंग सीटें, अनार का जूस और शैंपेन देख चुके हैं। आप बिजनेस क्लास के लोगों को हॉट टॉवल फेशियल करते हुए कल्पना करते हैं। इस बीच आप अपना बैग ओवरहेड डस्टबिन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 किलो आटे के पैकेट अपने गंतव्य तक ले जा रही आंटियों से जगह के लिए जूझ रहे हैं। मेरा मतलब है, हम बेचारे इकोनॉमी क्लास वालों को फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास से क्यों गुजरना पड़ता है? यह धारावी में रहने और अपने घर पहुंचने के लिए एंटीलिया से गुजरने जैसा है। नमस्ते अमीर लोगों, बढ़िया मुलायम कंबल लोगों, लाजवाब शैंपेन लोगों, मजा लीजिए। अब अलविदा, क्योंकि मैं इसे नहीं खरीद सकता। और हाँ, मैं गरीब हूँ। मेरा मतलब है, ये क्या बकवास है? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? बिजनेस क्लास वालों को उस संकरी गलियारे से, उन तंग सीटों के पास से गुजरने दो, ताकि जब वे अपनी सीटों पर पहुंचे तो उन्हें वो और भी शानदार लगे। अभी तो ये अपने ऑयो रूम तक पहुंचने के लिए किसी 5 सितारा होटल से गुजरने जैसा है भाई। दर्शक हंस पड़े। कोने में खड़े मुदित ने मुझे अंगूठा दिखाया। मैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग की ओर बढ़ गया। अब जैन खाने का क्या मामला है? क्या यहाँ दर्शकों में कोई जैन है? 5वीं पंक्ति में बैठे एक आदमी और उसी प्राइवेट इक्विटी वाली लड़की ने अपने हाथ उठाए। तुम फिर से? मैंने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। भीड़ में बिखरी हुई हंसी। वे सोचेंगे कि मैंने तुम्हें फंसाया है, मैंने कहा। क्या करूं, मैं जैन हूं, उसने कहा। मैं टार्जन हूं, तुम जैन, मैंने कहा। मैंने पूछा, पायल, पायल जैन, उसने कहा। जेम्स बॉन्ड की तरह। सोचो अगर वो जैन होता, मैंने कहा, और जेम्स बॉन्ड की नकल करने लगा। हाय, मैं जैन हूं, जेम्स जैन। एक मार्टिनी, हिलाकर नहीं, बिना प्याज और लहसुन के प्लीज। ये बिना स्क्रिप्ट वाला लाइन कोई खास मजाक नहीं था। फिर भी दर्शक हंस पड़े। जैसे समुद्र के नजारे वाले अपार्टमेंट, जिनके पड़ोसी स्वर्ग जाने के सबसे बड़े दावेदार हों। शायद अन्ना हजारे और मदर टेरेसा के ठीक बगल में। पायल खिलखिला उठी। दर्शक भी खिलखिला उठे। तो पायल, स्वर्ग जैसी बेहतरीन जमीन मिलने पर बधाई। हालांकि तुम्हें पता है कि ज्यादातर मौज मस्ती करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं होंगे, है ना? पार्टी करने वाले तो नर्क में होंगे। शराबी, जुआरी और गपशप करने वाले। हम सब मौज मस्ती करने वाले नर्क में होंगे। हाँ, हमारे पास एयर कंडीशनिंग नहीं होगी,
खाना और शराब घटिया और घटिया होगी, लेकिन यार हम पार्टी करेंगे। इस बीच जैन लोगों को अन्ना हजारे के साथ समय बिताना होगा। वह कहेंगे, आओ बेटा, फिर से प्रवचन और सत्संग का समय आ गया है। यार नर्क ज्यादा अच्छा लगता है। दर्शकों में से किसी ने ताली बजाई। मैं अपनी बात खत्म करने लगा। मैं आज रात जरूर नर्क जाऊंगा और तुम में से कई लोग भी मेरे चुटकुलों पर हंसने के लिए नर्क जाएंगे। ठीक है, आज रात की मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं साकेत खुराना हूँ और आप सभी को एक शानदार दर्शक होने और मेरे पहले शो में मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही मैं मंच से उतरा, तालियां और जयकारे गूंज उठे। जैसे ही मैं बैक स्टेज पहुंचा, मुदित ने मुझे हाई फाइव दिया। चलो बार में चलते हैं और इसका जश्न मनाते हैं, उसने कहा। तुमने कर दिखाया, मुदित ने मुझे टकीला और सोडा का गिलास देते हुए कहा। क्रेयॉन बार ऑडिटोरियम के ठीक बाहर स्थित है, जहां दर्शक शो के बाद आराम कर सकते हैं। मुदित के अनुसार बार से होने वाली कमाई असल कार्यक्रमों से ज्यादा होती है। क्या मैं अच्छा था? मैंने टकीला का घूंट लेते हुए मुदित से पूछा। मुझे लगा कि मैं और बेहतर कर सकता था। हम सब ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अपने पहले शो के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उस लड़की, मैंने कहा, मैंने वहां भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि मुझे करना चाहिए था या नहीं। वह अच्छा था, मुदित ने कहा। तुम भाग्यशाली हो। वह काफी खेल भावना वाली थी और दर्शकों को आपकी सहज बातचीत पसंद आई। जेम्स जैन वाला हिस्सा मौके पर ही बनाया गया था, है ना? मैंने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि वह ज्यादा नाराज नहीं होगी। कोई बात नहीं, वह एक कॉमेडी क्लब में आई है, वह इतनी पतली दुबली नहीं हो सकती, मुद्दित ने कहा। ओह, वह रही। मुद्दित ने बार के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। पायल वहां खड़ी थी, 5 फीट से 3 या 4 इंच ज्यादा लंबी, काले रंग की ड्रेस में दुबली पतली और खूबसूरत। फॉर्मल सूट पहने 2 लड़के उसके साथ खड़े थे। मुझे लगता है उसे डैडी इज प्रिंसेस वाली टिप्पणी पसंद नहीं आई, मैंने कहा। चलो उससे पूछते हैं, ग्राहकों का हालचाल जानने में कोई हर्ज नहीं है, मुदित ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और तीनों के पास चला गया। मैं उसके पीछे पीछे चला गया। क्या आप लोगों को शो पसंद आया? मुदित ने पायल और उसके साथियों के पास जाते हुए कहा। आपने अभी उसे मंच पर देखा, मुदित ने कहा। हाय मुदित और हाय साकेत, उनमें से एक ने कहा। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मैंने अपना सिर झुका लिया, शांत रहते हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया। युवा दिखने वाला व्यक्ति निमित था और बड़ा जगदीश था। वे तीनों ब्लैक वाटर में काम करते थे, जो एक प्रमुख वैश्विक निजी इक्विटी फर्म है। आपने आज पायल को सचमुच मशहूर कर दिया, निमित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पायल की ओर मुड़ा। हाय पायल, मैं धन्यवाद कहने आया था, मैंने कहा। किस लिए? पायल की मधुर आवाज न बहुत ऊंची थी और न बहुत धीमी। खेल भावना के लिए और नाराज न होने के लिए, मैंने कहा। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैंने दर्शकों का रोस्ट देखा है। यह सामान्य था, पायल ने कहा। ओच, मैंने कहा। साफ तौर पर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे थे, मुदित ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो निमित, क्या F&B एंगल वाले कॉमेडी क्लब में कोई निवेश करने की रुचि है? ओह, बिजनेस का समय, मैंने घड़ी देखने का नाटक करते हुए कहा। हमेशा, मुदित ने कहा। सब हंस पड़े। जैसे ही मुदित सबको एक खाली टेबल की ओर ले गया, मैंने पहली बार पायल को साफ देखा। क्या किसी इंसान की त्वचा चमेली की पंखुड़ियों से बनी हो सकती है? मैंने घूरने की कोशिश नहीं की। स्केलेबल? निमित मुदित से कह रहा था। बिल्कुल, और कई शहरों में स्केलेबल। क्या तुम लोग चाहोगे कि मैं तुम्हें क्लब दिखाऊं? मैं एक रेस्टोरेंट की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, मुदित ने कहा। दरअसल मुझे जाना है, जगदीश ने कहा। निमित देख सकता है। अलविदा दोस्तों, कल ऑफिस में मिलते हैं। जगदीश के जाने के बाद मुदित पायल और मेरी तरफ मुड़ा और बोला, हम बस 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, ठीक है? आओ निमित, इस तरफ। इसके बाद छाए सन्नाटे में पायल ने अपनी व्हाइट वाइन का एक घूंट लिया। मैं मुस्कुराया। क्या जैन लोगों के शराब न पीने का कोई मजाक या कुछ और? पायल ने कहा। मैं मेरी शादी टूट गई।
मैं एक नई शुरुआत करना चाहती थी, आखिरकार अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। इसलिए स्टैंड अप? हाँ, स्टैंड अप मेरा जुनून है, हालांकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दर्शक कई बार हंसे, बस इसी पर काम करते रहो, तुम और बेहतर होते जाओगे। ये तुम्हारा समर्थन है, शुक्रिया। भले ही आज शो में मैं बलि का बकरा थी। डैडी राजकुमारी वाली टिप्पणी के लिए माफ करना, बेवजह। कोई बात नहीं, ये एक कॉमेडी है, छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं माना जा सकता। शुक्रिया। हमने चुपचाप अपने ड्रिंक्स के कुछ घूंट लिए। तुमने प्राइवेट इक्विटी में कितने समय तक काम किया? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। बहुत लंबा समय, लगभग 10 साल। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? 10 महीने? आह, तुम तो बच्ची हो। हम फिर शुरू हो गए। क्या? मुझे ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने मुझे तुरंत नौकरी पर रख लिया। मैं जवान हूं तो क्या कर सकती हूँ? काम पर सब मुझे ऑफिस बेबी कहते हैं, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 21 साल की हूँ, लगभग 22। खैर, मैं 33 की हूँ। इसकी तुलना में तुम तो एक छोटे बच्चे हो। क्या मैं हूँ? हाँ, तुम मुझसे 12 साल छोटी हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कॉलेज के तुरंत बाद तुम्हें ब्लैक वाटर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। तुमने कहाँ पढ़ाई की? स्टैनफोर्ड। ओह, मैंने कहा, कैलिफोर्निया। मैं भी कैलिफोर्निया में रहती थी। आह, मैं समझ गई। और वैसे तुम सही कह रही हो, मैं थोड़ी बहुत अपने पापा की राजकुमारी हूँ। उन्होंने मेरे कॉलेज की ट्यूशन फीस भरी। लेकिन तुमने स्टैनफोर्ड में सफलता हासिल कर ली, और अब ब्लैक वाटर में भी। उन्हें कितना गर्व हो रहा होगा। मुझे नहीं पता, वह ब्लैक वाटर को जानते भी नहीं। असल में ज्यादातर लोग नहीं जानते। दुनिया भर में सिर्फ 300 कर्मचारी, लेकिन ब्लैक वाटर 100 अरब डॉलर के मजबूत पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। अभी 120 अरब, पायल ने कहा। लेकिन मैं तो अभी नौसिखिया हूँ, और इतने कम कर्मचारियों की समस्या यह है कि किसी के पास आपको कुछ सिखाने का समय नहीं है। वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जमीन से काम शुरू करें, प्राइवेट इक्विटी में विशेषज्ञ बने और पहले दिन से ही कंपनियों का मूल्यांकन करें। ये पागलपन है। यही मेरा मौका था और मैं इसे लेने वाला था। अगर आपको कभी भी प्राइवेट इक्विटी के बारे में कोई संदेह या सवाल हो, चाहे वह आपको कितना भी बेवकूफ लगे, बेझिझक पूछें। मैं अब स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे नई चीजें न पता हो, लेकिन मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। आपने येलोस्टोन में 1 दशक तक काम किया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुदित और निमित हमारी मेज पर वापस आ गए। अच्छा सेटअप है, निमित ने कहा। जरूर संभावनाएं हैं। अनुवाद, आप अभी हमारे लिए निवेश करने के लिए बहुत छोटे हैं। अगर आप लोग अंदर आए, मुदित ने कहा, लेकिन निमित ने उसे बीच में ही रोक दिया। अभी नहीं, ब्लैक वाटर को इस पर विचार करने के लिए इसे महत्वपूर्ण द्रव्यमान की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। लो, तुम जाओ, बहुत छोटा। मैंने फिर पायल की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली, मानो हम एक ही बात सोच रहे थे कि निमित मुदित को विनम्रता से मना कर रहा था। उसका एक प्यारा गोल चेहरा था, और अब जब मुझे उसकी शिक्षा के बारे में पता था तो एक बहुत तेज दिमाग भी था। मेरी शादी के खत्म होने के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी किसी औरत के प्यार में नहीं पड़ूंगा। नहीं, रुको, मैं पायल के प्यार में नहीं पड़ रहा था। भाई, वह तुमसे बात कर रहा है, मुदित ने मेरे चेहरे के सामने हाथ लहराते हुए कहा। क्या? मैंने थोड़ा हतप्रभ होकर कहा। निमित ने तुमसे एक सवाल पूछा था, मुदित ने कहा। माफ करना, मैंने कहा। क्या? मैंने कहा। बातचीत के दौरान येलोस्टोन ने मुझसे पूछा कि कंपनी बेचने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी कोई योजना नहीं थी। उन्होंने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। ओह, तो आप एक संस्थापक भी रहे हैं, निमित ने कहा। संस्थापक से निजी इक्विटी निवेशक तक, प्रभावशाली। हाँ, हालांकि ये एक छोटी कंपनी थी। मैं उन यूनिकॉर्न संस्थापकों में से नहीं हूँ। फिर भी एक संस्थापक हूँ, पायल ने कहा। मुझे पायल के साथ अकेले रहने और उससे फिर से बात करने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हो रही थी? आपने एक कंपनी बनाई और बेची। मैं समझ सकता हूँ कि येलोस्टोन ने आपको क्यों लिया, निमित ने कहा। वह एक चतुर व्यक्ति है, मुदित ने कहा। हम आईआईटी बॉम्बे के दोस्त हैं, 4 साल से रूममेट हैं। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी हो। निमित, ये तो अपने आप में एक कॉमेडी है। सब हंस पड़े। हमें यहाँ से जाना चाहिए, कल काम है, निमित ने कहा। लेकिन कल रविवार है, मुदित ने कहा। कोई बात नहीं, सोमवार को हमारा एक नया आईएम आने वाला है, निमित ने कहा।
आई एम, मुदित ने कहा। निवेद लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। अगर तुम मेरे किसी भी अगले शो में आना चाहो तो मैं तुम दोनों को हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ। घटिया कॉमेडी संक्रामक हो सकती है। जरूर, पायल हंसते हुए बोली। उसने अपना काला टूमी लैपटॉप बैग खोला, अपना बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। निमित ने भी मुझे अपना कार्ड दिया। हमें स्पैम तो नहीं मिलेगा, है ना? पायल ने कहा। कभी नहीं, मैंने कहा। पायल और निमित के जाने के बाद मुदित और मैं बार में ही रुके। मुदित मुझे घूरता रहा। क्या? मैंने कहा। तुम्हें वो पसंद है? मुदित ने कहा। कौन? वह हमारे शो में बस एक मेहमान थी। वह सुंदर है, गोल चेहरा, लंबे बाल, नाजुक दिखने वाली, पूरी तरह से तुम्हारे टाइप की है, और वही इंडस्ट्री भी। वह 21 साल की है मुदित, बहुत छोटी। यही तुम्हें रोक रहा है? सच में? हाँ, सच में। सबसे पहले तुम जानते हो कि मेरी शादी के साथ क्या हुआ। मैं रिश्तों की दुनिया से बाहर हूँ, कम से कम अगले 5 सालों के लिए, या 50 के लिए। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि वह इच्छुक है या नहीं। वह इच्छुक है। क्या? नहीं। उसने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, उसे मैसेज करो। मैंने उसका कार्ड मांगा था। ठीक है, तो तुम इच्छुक हो। वैसे भी यही मेरा मूल मुद्दा था। तुम उसे पसंद करते हो। मैं उसे प्रसारण सूची में जोड़ना चाहता था। हमारी सूची जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। सच में? तुम अभी बार में इन सभी अन्य पुरुषों के पास क्यों नहीं जाते और उन्हें मेलिंग सूची में जोड़ देते? मुझे इसका आनंद लेने दो। और तुम सही हो, मैंने उसका कार्ड मांगा था। वह एक कमजोर क्षण था, वह इतिहास है। भाड़ में जाए, मैंने कहा। मैंने पायल का कार्ड लिया और उसे मुदित की शर्ट की जेब में रख दिया। लो, तुम इसे रख लो, मैंने कहा, या इससे भी बेहतर इसे फेंक दो। चुप रहो, मुदित ने पायल का कार्ड वापस मेरे हाथ में रखते हुए कहा। इसे रखो, अपने आप पर इतना कठोर मत बनो, हर कोई राशि नहीं है। मैंने अपने कान ढक ली। उसका नाम मत लो, कृपया। ठीक है, खैर, मुझे कुछ अन्य मेहमानों के बारे में पता करने दो। आप अपने पहले शो की सफलता का आनंद लें, ठीक है? मैं बार में खड़ा था। एक हाथ में मेरा टकीला गिलास और दूसरे में पायल का कार्ड था। पायल जैन, विश्लेषक, ब्लैक वाटर कैपिटल। क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में एक सख्त आवाज चीखी। तुम बहुत अच्छे थे। एक लड़की की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक युवा जोड़ा खड़ा था। स्कूल के नाटकों वाली बात अच्छी थी। मैं भी स्कूल के सभी नाटकों में भीम बना था, उस लड़के ने कहा। वह हृष्ट पुष्ट था, 6 फुट 2 इंच और एक सामान्य व्यक्ति से कई इंच ज्यादा चौड़ा। भीम क्लब में आपका स्वागत है। मैं हंसा। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? लड़की ने कहा। वाह, मेरी पहली सेल्फी रिक्वेस्ट। मुदित अपने कुछ नियमित ग्राहकों के साथ मुझसे कुछ टेबल दूर बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, अपना गिलास उठाकर मेरे प्रति अपना समर्थन दिखाया। शायद, बस शायद, मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा आखिरकार काम कर रहा था मेरे वकील कुशल देवराज सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने नीरस दफ्तर में। हमारी देर रात की झूम कॉल के दौरान एक समुद्र तट की आभासी पृष्ठभूमि के साथ बैठे थे। उन्होंने सूट पहना हुआ था, जिससे उनके पीछे के नकली उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के सामने वे बिल्कुल बेमेल लग रहे थे। अपने बुरे मूड के बावजूद मैं सोच रही थी कि क्या मैं झूम कॉल पर एक कॉमेडी सेट तैयार कर सकती हूँ, कुशल जैसे काम के दीवाने लोगों के बारे में, जिनकी छुट्टी का मतलब झूम पर अपनी आभासी पृष्ठभूमि बदलना था। वह इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रही है। वह और चाहती है, अगर आप मासिक गुजारा भत्ता छोड़ना चाहें तो आपकी सारी संपत्ति का 80%। 80? क्या वो पागल हो गई है? हम पहले ही 66 पर सहमत हो चुके हैं। हमारे बीच मौखिक रूप से तय हुआ समझौता हो चुका था। मैं बांद्रा के बाली हिल स्थित अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में अपने लिविंग रूम की खिड़की की मुंडेर पर बैठी थी। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी का एक घूंट लिया, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, आधी रात को नहीं।
कैफीन और यह तनावपूर्ण तलाक समझौते की कॉल मुझे पूरी रात जगाए रखेगी। चलो बात करते हैं कि क्या हुआ, कुशल ने कहा। क्या? कुछ नहीं हुआ। वो एक लालची कुतिया बन रही है। वो मुझे दबा रही है क्योंकि वो जानती है कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। सच में कुछ हुआ नहीं। याद करो साकेत, कुशल ने कहा। उसके 480p लैपटॉप वेबकैम से भी मैं उसकी आलोचनात्मक नजरें देख सकता था। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। तुमने मुझे बताया था कि वो मेरी सारी संपत्ति का 50% और मासिक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। हाँ, यही कैलिफोर्निया का कानून है। हमने उसे मासिक गुजारा भत्ता देने के बदले संपत्ति का 66% देने का फैसला किया, क्योंकि मैं उसके साथ फिर कभी कोई लेन देन नहीं करना चाहता। यही वो समझौता है जिस पर हम दस्तखत करने और अदालत में पेश करने के लिए राजी हुए थे। मुझे बिना मुकदमे के तलाक मिल जाएगा। मैं गरीब तो हो जाऊंगा, लेकिन आजाद। हाँ। इसका क्या मतलब है? ओह बकवास, मैंने लैपटॉप पर थोड़ी कॉफी गिराते हुए कहा। भाषा, साकेत, भाई, मेरी कॉफी अभी अभी मेरे कीबोर्ड पर गिर गई। अगर ये लैपटॉप खराब हो गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास नया खरीदने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि तुम ये सुनिश्चित कर रहे हो कि हम सब कुछ उसे दे दें। इसलिए मेरी भाषा के लिए माफ करना। और 1 मिनट रुको। मैंने अपना लैपटॉप खिड़की की चौखट पर साइड में रख दिया ताकि कॉफी कीबोर्ड से टपक जाए और अंदर के सर्किट में न जाए। फिर मैं किचन में भागा और एक वॉश क्लॉथ लेकर वापस आया। मैंने लैपटॉप पोंछा और कुशाल से बात करना शुरू कर दिया। क्या उकसावे की बात है? मैंने कहा। क्या तुमने पिछले हफ्ते मिस राशि से बात की थी? कुशाल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। और मैं तुम्हें तिरछी नजर से क्यों देख रहा हूँ? मैं अपने लैपटॉप से कॉफी निकाल रहा हूँ। खैर, मेरी उससे थोड़ी सी व्हाट्सएप चैट हुई थी। वह जानना चाहती थी कि क्या मैंने हमारे, माफ कीजिए, अब उसके कैलिफोर्निया वाले घर का प्रॉपर्टी टैक्स चुकाया है। उसे घर मिल जाएगा, वह वहां रहेगी, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते रहना होगा जब तक समझौता नहीं हो जाता। हाँ। क्या तुमने उससे किसी और बात पर बात की? मैंने उससे पूछा कि उसने अभी तक समझौते पर दस्तखत क्यों नहीं किए। क्यों? क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि हम समझौते के बारे में सिर्फ एक दूसरे के वकीलों के जरिए ही बात करेंगे? कुशल ने कहा। मुझे पता है कुशल, मैंने लैपटॉप ठीक करने से पहले कीबोर्ड को आखिरी बार पोंछते हुए कहा। लेकिन मैं बेसब्र हो रहा हूं। क्या तुमने उस चैट के दौरान कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है साकेत? मैंने अपना फोन खोला और राशि के साथ अपनी चैट देखने लगा। ठीक है, एक बार मैंने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा। मजबूत के रूप में? मैंने कहा। जाओ भाड़ में जाओ राशि। चलो साकेत, कुशल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जो उसके हमेशा शांत रहने वाले व्यक्तित्व के लिए असामान्य था। माफ करना कुशल, मैं बहक गया। उसने कहा कि मैं उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं उसे धमका नहीं रहा था, मैं बस उसे उकसा रहा था। खैर, उसे इसे धमकी और डराने के रूप में समझने का अधिकार है। अपमानजनक भाषा के प्रयोग से नुकसान का संकेत मिलता है। नुकसान? कैसा नुकसान? आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द शारीरिक नुकसान के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कोई गाली भी नहीं है। कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया हूं कुशल, या किसी भारतीय कॉलेज में? नहीं, मैं हार्वर्ड गया था। वैसे भी बात वह नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर वह हस्ताक्षर करने से इनकार कर देती है, आपको इस पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूर करती है और इस चैट को धमकी और दुर्व्यवहार के सबूत के रूप में पेश करती है, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए तो यह वैसे भी अच्छा नहीं होगा। साकेत, अगर तुम यह करवाना चाहते हो तो उससे दूर रहो। उसने मुझे पहले मैसेज किया। हाँ, लेकिन कानून उसकी रक्षा करता है, आपकी नहीं। कम से कम उतनी तो नहीं। यह अनुचित है। हम लिंग विशिष्ट कानूनों की निष्पक्षता पर फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? मतलब, वह 80% चाहती है और उसके वकील को पता है कि वे हमें पकड़ चुके हैं। कितने अंडकोश की कसम! मैं उस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दूंगा।
क्या तुम्हें 80% से कोई दिक्कत है? मैं थोड़ी बातचीत कर सकता हूँ, इसे शायद 75 तक कम कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। चलो मुकदमा करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। नहीं साकेत, मुकदमा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे ज्यादा बिल लूंगा और मुकदमे में ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। तो मेरा सुझाव है कि आप उसे लेने दें। मैं 75 तक कोशिश करूंगा। जो भी हो। क्या ये हाँ है? मैं उनके पास वापस जा सकता हूँ? हाँ, ठीक है। और कुछ भी जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? उसके वकील को या मिस राशि को? हाँ। क्या? उनसे कहो कि वे अपना काम करें। मैंने झूम कॉल काट दिया और अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरे 5वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट के नीचे के पेड़ स्ट्रीट लैंप की फ्लोरोसेंट रोशनी में चमक रहे थे। मैं नीचे नरगिस दत्त रोड पर कुछ कारों और ऑटो की गड़गड़ाहट सुन सकता था। बांद्रा वह जगह थी जहां फिल्मी सितारे रहते थे। ज्यादा मशहूर लोग उन हवेलियों में रहते थे जिनके स्टाफ रूम मेरे पूरे अपार्टमेंट से भी बड़े थे। तकनीकी रूप से मैं इस मोहल्ले में नहीं रह सकता था। राशि ने मेरी ज्यादातर बचत खा ली थी और मेरा कॉमेडी करियर बांद्रा के आसपास के ऑटो का किराया भी मुश्किल से निकाल पाता था। आमिर खान और रणबीर कपूर जैसी हवा में सांस लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे इस पागल तंग शहर में एक छोटा सा आशियाना चाहिए था। और जब मुझे 30 साल पुरानी जर्जर बाहरी इमारत में नमस्ते, मैं साकेत खुराना हूँ। मैं 33 साल का हूँ और मेरी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। मैं एक असफल पति हूँ, करियर छोड़ चुका हूँ और एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं हूँ। मैं अपना पूरा दिन या तो अपने चुटकुलों पर या अपने तलाक के समझौते पर काम करने में बिताता हूँ, जो वैसे भी एक तरह का मजाक ही है। मैं आपको पूरी तरह से फ्लैशबैक में ले जा सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि राशि और मेरे बीच क्या हुआ, हमारी शादी कैसे टूटी। लेकिन ये मेरी पक्षपातपूर्ण राय होगी, इसलिए ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी शादी 4 साल पहले टूट गई जब मुझे पता चला कि उसका अपने तथाकथित पारिवारिक मित्र और राखी भाई के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि भारत में राखी भाई शब्द का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राखी भाई और राखी बहन ने हमारी शादी से पहले ही अपनी हरकतें शुरू कर दी थीं और जैसा कि पता चला, राशि के मुझसे शादी करने के बाद भी वे कभी नहीं रुके। फिर से ये मेरी अपनी राय है। अगर आप राशि से पूछेंगे तो वह आपको बताएगी कि राखी भाई के साथ उसका अफेयर जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं था। ये ज्यादातर खुद को ढूंढने के बारे में था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि कुछ लोग किसी और के साथ संबंध बनाकर खुद को कैसे ढूंढते हैं, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। जब मैंने राशि से इस संबंध के बारे में पूछा तो उसने दावा किया कि वह सैन फ्रांसिस्को में अकेला और अलग थलग महसूस करती है और वहाँ की NRI संस्कृति में ढल नहीं पाती। उसे लगता था कि मैं हमेशा काम में व्यस्त रहने के कारण उसकी उपेक्षा करता हूँ। कई $1000 की मैरिज थेरेपी के बाद हम शादी को एक और मौका देने के लिए राजी हुए, लेकिन राशि राखी भाई के साथ कई तरीकों से संपर्क में रही। इस बीच मैं गहरे अवसाद में डूबता गया। शराब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वेगास की एक बॉयज ट्रिप पर मैं नशे में धुत हो गया। मैं एक होटल के कमरे में वेश्याओं के साथ उठा, जिन्हें मैंने बुलाया भी था या नहीं भी। खैर, हमारे बॉयज गैंग में से किसी ने मुखबिरी कर दी और राशि को उन वेश्याओं के बारे में पता चल गया। फिर शुरू हुआ नरक का एक और दौर। मैंने भी यही कोशिश की। मैं खुद को यह तर्क देते हुए पा रहा था कि मैंने एक कोलंबियाई वेश्या को क्यों रखा जो अंग्रेजी नहीं बोलती, लेकिन किसी तरह यह लाइन लड़कों पर उतनी कारगर नहीं लगती जितनी लड़कियों पर। मैंने कई बार माफी मांगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। राशि ने तलाक का अच्छा खासा समझौता करने और मुझसे आखिरी लाल रक्त कोशिका भी निचोड़ने के लिए वकील रखे। कैलिफोर्निया का कानून खैर उसके पक्ष में काम कर गया। संक्षेप में, अब हम यहाँ हैं। उसे हर चीज का 80% मिलता है। मेरे पास कुल संपत्ति $30 लाख थी। राशि को $24 लाख मिलेंगे, मुझे $6 लाख मिलेंगे। कानूनी और दूसरी फीस के बाद मेरे पास $5 लाख बचेंगे। ये अभी भी ठीक ठाक पैसा है, खासकर भारत में, जहां मौजूदा विनिमय दरों पर यह लगभग 2.5 करोड़ रुपए होता है। मैं एक छोटी सी जगह किराए पर ले सकता हूँ, जो मेरे पास है उसे निवेश कर सकता हूँ और फिर कॉमेडी से कुछ पैसे कमा सकता हूँ।
इतना ही काफी होगा। मेरे दिमाग में यही एक मोटा मोटा प्लान था। पता है क्या साकेत, मैंने जोर से मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, लेकिन तुम आजाद हो। हाँ, मैं आखिरकार आजाद हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, एक खराब शादी से दूर जाने के लिए, जो चाहूं करने के लिए आजाद। जिंदगी भर मैंने वही किया है जिसकी लोग मुझसे उम्मीद करते थे। माता पिता, रिश्तेदार, मासी, बुआ और चाची जिनकी हर बात पर राय होती है, दोस्त और पड़ोसी, मैंने जिंदगी भर उनकी मंजूरी चाहिए है। तुम होशियार हो, आईआईटी के लिए कोशिश करो। तुम आईआईटी में हो, सिलिकॉन वैली जाओ। तुम सिलिकॉन वैली में हो, कोई स्टार्टअप खोलो या किसी प्रतिष्ठित टेक कंपनी में नौकरी पाओ, शादी कर लो। मैंने ये सब किया। टिक मार्क्स, हमें लोगों से यही चाहिए। हम जिंदगी भर ये सारे लानत के टिक मार्क्स इकट्ठा करते रहते हैं। कॉलेज टिक, नौकरी टिक, पैसा टिक, अमेरिकी सपना टिक, शादी टिक। फिर भी जिंदगी ने मुझे बर्बाद कर दिया और मेरी पत्नी ने किसी और को बर्बाद कर दिया। शायद यही अपेक्षित परिणाम होता है जब आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप चलने की कोशिश में जीते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। जब आप किसी भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले महिला वंचित लड़के को दुनिया के सामने लाते हैं, तो जिस पहली लड़की से वह मिलता है, वह एक जीवित देवी बन जाती है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं अपने भाग्य का हकदार था। राशि में कुछ खतरे के संकेत थे जिन्हें मैंने कभी देखा तक नहीं। उसने कभी भी भावनात्मक रूप से मुझसे खुलकर बात नहीं की। वह मेरे चुटकुले